नमस्कार दोस्तों, मैं सीए अमित सामरिया और आज के इस वीडियो में हम उसी मामले पर बात करेंगे जिसने हमारे देश के लोकतंत्र की आत्मा को अंदर से झंझोड़ दिया है। जी हां, नेशनल हेराल्ड मामला। पिछले वीडियो में पार्ट 1 में मैंने आपको बता दिया था कि ये नेशनल हेराल्ड क्या है और एसोसिएट जर्नल लिमिटेड एजीएल कंपनी क्या है। कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके से लोन एसोसिएट जर्नल लिमिटेड को दिया और किस तरीके से वो लोन बाद में एक नई कंपनी यंग इंडिया को बेच दिया और किस तरीके से यंग इंडिया के पास एजीएल का स्वामित्व आ गया, एजीएल के सारे शेयर्स यंग इंडिया को दे दिए गए। जानने की कोशिश करते हैं कि क्या छुपा है इस मामले की तह में, कानून क्या कहता है, कोर्ट क्या कहती है और कांग्रेस पार्टी की क्या दलीलें हैं। आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। तो देखने वाली बात, गौर करने वाली बात और ध्यान से समझने वाली बात यह है दोस्तों कि ये जो कंपनी है एसोसिएट जर्नल लिमिटेड, जो नेशनल हेराल्ड नाम के इस अखबार को चलाती थी, आज की तारीख में इसकी मैक्सिमम शेयर होल्डिंग किन लोगों के पास हैं, इसके मालिक कौन हैं, मूलतः इस कंपनी के मालिक कौन थे। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि वो 5000 स्वतंत्रता सेनानी, जिनमें से आज भी कई सारे जिंदा हैं, जीवित हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरीके से ऐसा क्या हुआ जिससे कि उस कंपनी के मैक्सिमम शेयर्स जो है गांधी परिवार और अन्य कांग्रेसियों के पास आ गए। आखिर ऐसा क्या हुआ। दूसरी बात गौर करने वाली ये है कि जैसा कि मैंने कहा, अब इस पूरे मामले में 3 एंटिटीज आ चुकी हैं। एक एजेएल, दूसरी कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी और तीसरी यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो कांग्रेस का आधिपत्य किसके पास है? कांग्रेस का आधिपत्य भी, अध्यक्ष पहले सोनिया गांधी जी थी, फिर राहुल गांधी जी बने, फिर सोनिया गांधी जी हो चुकी हैं। तो कांग्रेस का आधिपत्य भी किसके पास है? गांधी परिवार के पास। एजेएल में भी आधिपत्य किसके पास है? गांधी परिवार के पास। और तीसरी एंटिटी है यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। उसकी भी ओनरशिप, उस पर भी मैक्सिमम ओनरशिप, मैक्सिमम शेयर होल्डिंग किसके पास है? गांधी परिवार के पास। तो एक तरीके से अगर हम इस मामले को जनता की नजरों से देखें, देश के लोकतंत्र की नजरों से देखें, तो अभी मामला साबित नहीं हुआ है कि कहां धोखा हुआ है, कहां धोखा नहीं हुआ है। लेकिन एक बात तो समझ में आती है, आशंका तो जताई जाती है कि कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है, जो कि कांग्रेस ने एजेएल को लोन दिया था, फिर कांग्रेस ने एजेएल को लोन दिया था, उसके बाद कांग्रेस ने अपना वो लोन यंग इंडिया को बेच दिया मात्र 50 लाख रुपए में, और उसके बाद यंग इंडिया एजेएल ने अपने सारे शेयर्स 90 करोड़ रुपए के उस लोन के बदले में यंग इंडिया को दे दिए। आखिर ये ऐसा क्यों किया गया? तो डेफिनेटली हम समझ सकते हैं कि आशंका, ये केस शक के दायरे में है, शंका के दायरे में है। तो ये बात झरने से गिरते पानी की तरह साफ हो चुकी है कि एसोसिएट जर्नल लिमिटेड एजेएल ये कंपनी किसकी है? ये कंपनी है गांधी परिवार की और अन्य कांग्रेसियों की। पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस किसकी है? उस पर तो गांधी परिवार का ही आधिपत्य रहा है। और यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी किसकी है? तो ये भी गांधी परिवार की कंपनी है और अन्य कांग्रेसियों की कंपनी है। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि ये लीगली, कानूनी तौर पर ये तीनों एंटिटी अलग अलग हैं, लेकिन इसको चलाने वाले लोग, निर्णय लेने वाले लोग सब एक ही कुनबे के हैं। तो बस यहीं से जन्म लेती है एक बड़े घोटाले की शंका। और इन तीनों एंटिटीज के बीच में ऐसे ट्रांजैक्शन हुए जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरह कांग्रेस पार्टी ने अपने 90 करोड़ की लोन नाम की असेट को मात्र 50 लाख रुपए में यंग इंडिया को दे दिया। 50 लाख रुपए लेकर यंग इंडिया ने 50 लाख रुपए देकर 90 करोड़ की असेट ले ली, और जो एजेएल एसोसिएट जर्नल लिमिटेड को जहां 90 करोड़ का लोन चुकाना था, वहां उसने उस लोन को चुकाने की बजाय अपने सारे के सारे शेयर्स, मालिकाना हक, ओनरशिप यंग इंडिया को ट्रांसफर कर दी, हस्तांतरित कर दी। और एजेएल ने जैसे ही अपने मालिकाना हक, अपने शेयर्स को यंग इंडिया को ट्रांसफर किया, हस्तांतरित किया, तो उसकी पूरी 2000 करोड़ की संपत्ति, जो जिसकी मार्केट वैल्यू मैं पहले भी कह चुका हूं कि 6000 करोड़ थी, वो पूरी की पूरी यंग इंडिया को मिल गई। मतलब उसका अप्रत्यक्ष रूप से फायदा गांधी परिवार को ही होगा।
एक आरोप ये बनता है, जब सन 2009 में राहुल जी ने चुनाव आयोग को हलफनामा दिया था, तो उसमें ये बात क्यों नहीं बताई गई कि उनके पास एसोसिएट जर्नल लिमिटेड के और यंग इंडिया के इतने इतने शेयर्स हैं और कुछ शेयर्स उसमें से उन्होंने प्रियंका जी को भी हस्तांतरित किए थे। एक बात यह भी सोचने वाली है कि केवल बोर्ड मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करके एसोसिएट जर्नल लिमिटेड के शेयर्स को ट्रांसफर करके यंग इंडिया को उस कंपनी का मालिक कैसे बना दिया गया, जबकि यंग इंडिया तो कोई अखबार या जर्नल या कोई और किताब पब्लिश करने वाली कंपनी भी नहीं है। जब एजेएल के शेयर ट्रांसफर हुए तो उसके मैक्सिमम शेयर होल्डर्स जीवित नहीं थे, मर चुके थे, तो फिर उनके जो शेयर्स थे वो कहाँ गए, किसके पास गए? क्योंकि ये बात तो सभी को मालूम होती है कि जब कोई शेयर होल्डर मर जाता है तो उसके शेयर खत्म नहीं होते, वो शेयर हस्तांतरित होते हैं उसी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को। तो यहाँ पर यह बात भी क्लियर नहीं है कि उनके शेयर्स इनके पास या किसी के पास कैसे आए। और एक बड़े कमाल की बात जो शंका को प्रबल कर देती है कि कैसे एक व्यवसायिक कंपनी यंग इंडिया की मीटिंग सरकारी आवास सोनिया गांधी जी के सरकारी आवास 10 जनपद पर हुई, इस बात के भी प्रमाण उपलब्ध हैं। तो क्यों नहीं ये सारी बातें जानने के बाद एक आम आदमी के मन में ये आएगा कि भाई आपका तो लगता है बस यही सपना, राम नाम जपना, पराया माल अपना। जैसा कि हम जानते हैं कि इस केस को कोर्ट में दाखिल किया माननीय श्री सुब्रमण्यम स्वामी जी ने, और उसके बाद ये बात सामने आती है कि कहीं ना कहीं ये मामला चीटिंग का है, ये क्रिमिनल मामला है। यहाँ तक कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी की जब एंट्री हुई तो उन्होंने इस केस को मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़ दिया है। और तीसरी एंट्री होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का तो यहाँ तक कहना है कि सन 2011-12 में जिस साल एजेएल के शेयर ट्रांसफर हुए थे उस साल की राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी की इनकम मैच नहीं हो रही है। ये लोन देना कांग्रेस का एजेएल को लोन देना और उसके बाद ये लोन को बेच देना यंग इंडिया को, और यंग इंडिया को सारे शेयर्स एजेएल के मिल जाना, ये कहीं ना कहीं एक गहरी चाल है, ऐसा इनकम टैक्स का मानना है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मानना है। एजेएल के पास भी पुख्ता नहीं मिला, यहाँ तक कि जो 72nd एनुअल रिपोर्ट थी एजेएल की उसमें भी लोन का कोई जिक्र नहीं था। बहरहाल ये जरूर कहा जा सकता है कि आग लगे बिना धुआं नहीं उठ सकता।